12 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। सवाल है कि भारतीय संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे। वन लाइनर सवाल है आपको। और अगर इस सवाल की खासियत की बात करें तो एसएससी टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर 14 दिसंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सवाल आए हुए थे। तो अगर इसकी डायरेक्ट आंसर पर हम लोग बात करें तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद का चर्चा था। अगर संविधान की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के संविधान पूरे विश्व के अंदर एक अनोखी प्रकार की संविधान है और सबसे बड़ी लिखित संविधान भी इसको माना जाता है। और एक भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रयास से ही हिंदुस्तान की कंपोजिट कल्चर को भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया है, ताकि ये कंपोजिट कल्चर को लेकर आगे चलने के लिए जिस प्रकार की संविधान की ज़रूरत होती है, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता के परिणाम स्वरूप ही इस तरह के संविधान का निर्माण हिंदुस्तान के अंदर होने का काम किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर 395 होगा। भारतीय संविधान के अंदर उस वक्त 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय के साथ भारतीय संविधान के अंदर तमाम संशोधन हुए। और अगर संशोधनों पर हम गौर करें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर 444 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 13 नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर इसके आंसर पर डायरेक्ट चला जाए तो इसका आंसर 12 होगा, क्योंकि हम पहले ही सवाल में बताए हैं आपको कि भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको 4 नंबर होगा। 12 अनुसूची भारतीय संविधान के अंदर है। अनुसूची से भी सवाल परीक्षा में आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 8वीं जो अनुसूची उसमें 22 भाषाओं की चर्चा है। और ये गौरतलब है कि एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि बिहार का एकमात्र भाषा मैथिली को भी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। और बिहार की एकमात्र भाषा है मैथिली, जिसको 8वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगर मूल संविधान की हम बात करें, जब हिंदुस्तान के संविधान 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट किया गया था और 1950 से लागू है, तो उस वक्त भारतीय संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन ये 7 मौलिक अधिकार, इसमें 44 संशोधन के माध्यम से 44 संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर निकाल करके एक वैधानिक अधिकार के तहत 300 के क अंदर इसको रखा गया है। तो इस तरह से वर्तमान समय के अंदर भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। इसका आंसर 6 होगा। और इस मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर किया गया है, जो भाग 3 से रिलेटेड है। भाग 3 के अंदर 12 से 35 तक भारत के संविधान के अंदर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है। अगर इसको मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल ब्रिटिश सम्राट के अंदर पहली बार किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट वहाँ के जनता को कुछ विशेष अधिकार दिए थे और इस अधिकार को ही वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 15 नंबर सवाल पर हम लोग देखेंगे। 15 नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर 100 होगा। संघ सूची में 100 विषय वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर जो 47 पहले समवर्ती सूची का विषय था, अभी 52 समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय को शामिल कर दिया गया है। 66 पहले राज्य सूची का विषय था, वर्तमान समय में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों को शामिल किया गया है। तो इस तरह से 15 नंबर सवाल आपको कंप्लीट होता है। 16 नंबर सवाल पर हम लोग चलेंगे। 16 नंबर का सवाल है, 16 नंबर के सवाल में कि भारत के संविधान के अंतर्गत
एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है, अपनाई गई है, तो इसका आंसर आपको इंग्लैंड से होगा, क्योंकि भारत के संविधान पर इंग्लैंड के संविधान का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है। आपको मालूम होगा कि सन 1935 के भारत शासन अधिनियम को 1935 के भारत शासन अधिनियम को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार किया गया अधिनियम था। और उसी अधिनियम में नागरिकता से संबंधित बातों की चर्चा थी, जो एकल नागरिकता की बात करता था। तो इंग्लैंड से इस बात को लिया गया है कि भारत में एकल नागरिकता होगा। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है, दो तरह की नागरिकता यहाँ के नागरिकों को दिया जाता है, एक स्टेट का और दूसरी देश की नागरिकता दिया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 होगा। इंग्लैंड के संविधान से नागरिकता को अपनाया गया है। 17 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 17 नंबर का सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंध बातों की उल्लेख कहाँ किया गया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट, जो आप लगातार एग्जामों में पूछते रहे हैं। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जो अभी इसका फॉर्म भी आया हुआ है, तो इसके अंदर ये सवाल आए हुए थे। तो समझिएगा इस सवाल को कि भारत के संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित जो बातों की चर्चा, तो ये भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 51 में किया गया है। आर्टिकल 51 जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और हिंदुस्तान की संविधान की विशेषता को दर्शाता है कि भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दिशा में भी काम करने की कोशिश करता है। और इस सिद्धांत के फ्लो के आधार पर ही पंचशील जैसे समझौता को उल्लेख किया गया था। तो इस आधार पर इसका आंसर 2 होगा, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार के सवाल भी आप बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपको देखने को मिला। 18 नंबर सवाल पर हम लोग गौर करेंगे। 18 नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान के द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? भारत के संविधान के द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो हम लोग पहले ही बात किए कि संविधान के अंदर संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची का उल्लेख है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर होते हैं जो इन तीनों अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। तो उस तरह की जो शक्तियाँ होती है उसको अवशिष्ट शक्ति बोला जाता है, और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो इससे यह पता चलता है कि भारत में जो संघ है, संघ काफ़ी मजबूत है और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। संघीय व्यवस्था को यहाँ पर दरकिनार कर करके भारतीय राज्य व्यवस्था के एकात्मक स्वरूप पर फोकस किया गया है, या अवशिष्ट शक्तियों के द्वारा हमको दिखाने की कोशिश किया गया है। क्योंकि संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, लेकिन अवशिष्ट शक्ति में पूरी तरह से जो पावर केंद्र सरकार को दिया गया है, इससे स्पष्ट दिखाता है कि यहाँ पर विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार एकात्मक स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। और ऐसा हिंदुस्तान के संविधान के अंदर आप 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो एकात्मक स्वरूप को दिखाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर 4 होगा। अब 19 नंबर सवाल को देखेंगे कि भारत के संविधान के अंदर राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है। इस पर सबसे पहले आपको देखना है, पहला नंबर ऑप्शन इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के अंदर उपबंध नहीं करता है, जो स्पष्ट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा करता है। दूसरा नंबर है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल को अधिकतम 2 पदावधि तक ही निर्बंधित करता है। ये गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर कोई व्यक्ति कितनाों बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। ये आपको अमेरिका के अंदर है इस तरह के कि वहाँ के राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये अमेरिका के अंदर ऐसा प्रोविजंस है, लेकिन भारत के लिए एक व्यक्ति जितना बार चाहे उतना बार चुनाव लड़ सकता है। तीसरा नंबर है कि इस प्रकार के संशोधित किया गया है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में केवल 1 पदावधि के लिए अनुमति हो। स्पष्ट गलत है, क्योंकि पहले ही हम आप लोग को बताए हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 से रिलेटेड है। तो इस तरह से इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग देखेंगे। 20 नंबर सवाल,
20 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, यानी संविधान जो अपने राइट्स को लिया है किससे लिया है, संविधान के अंदर जो प्रोविजन है वो किससे प्राप्त होता है, इस बात को समझना है। तो इसका स्पष्ट आंसर होगा कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान को अनुमोदित किया गया था और यहीं से संविधान के प्रारूप को ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर 2 आपको स्पष्ट होगा। 21 नंबर सवाल पर हम लोग गौर करेंगे। 21 नंबर का सवाल है, 21 नंबर में सवाल में है कि भारत के संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से अपनाया है। संघीय प्रणाली, तो संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। तो इस तरह की शासन प्रणाली को संघीय शासन प्रणाली बोलते हैं, जो हम लोग कनाडा के संविधान से इसको लिए हैं। कनाडा के संविधान से ही संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर कनाडा होगा। 22 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 22 नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया है। ये सवाल पहला नंबर वीडियो में ही आपको देखने को मिला होगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है, मूल रूप से प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों की चर्चा नहीं थी। इसको 42 संशोधन 1976 के माध्यम से, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसको जोड़ा गया भारत के संविधान के अंदर। लेकिन भारत के संविधान की नेचर अपने आप में ही सेकुलरिज्म था, क्योंकि पहले ही हमको आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दे दिया गया था। और इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत की जो संविधान था अपने नेचर में सेकुलरिज्म था। लेकिन सेकुलरिज्म को अगर हिंदुस्तान की प्रस्तावना में कब शामिल किया गया, तो 42 संशोधन 1976 से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को संविधान के अंदर जगह दिया गया। तो इस तरह से इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन 42 संशोधन 1976 होगा। 23 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रावधान किस देश से लिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले समझना होगा कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। जुडिशियल रिव्यू एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था को में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया। इस जुडिशियल रिव्यू को अमेरिका के संविधान से भारत में अपनाया गया था। इस अमेरिका के संविधान में सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू जैसे कॉन्सेप्ट थे, इस कॉन्सेप्ट को हिंदुस्तान के न्यायपालिका में अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू। 24 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 24 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट करने का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। जिसका सीधा आंसर आपको आयरलैंड के संविधान से होगा। आयरलैंड के संविधान से ही 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इस अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से एक और भारतीय संविधान के सबसे क्रांतिकारी विचार DPSP को लिया गया है, जो आपको आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रेरित है। अगर संयुक्त अमेरिका के संविधान की बात करें तो यहाँ से सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, यानी संसद यहाँ की सर्वे सर्वा होगा। इस देश की किस देश की अवधारणा है, किस देश की कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा आंसर आपको इंग्लैंड का होगा, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर संसद ही सुप्रीम होता है। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है कि भारत की संसद न तो प्रभुत्व संपन्न है और न गैर प्रभुत्व संपन्न है, बल्कि भारत में मध्यम मार्ग की अवधारणा को अपनाया गया है। यहाँ पर संसद को और न्यायपालिका को और एक्सिक्यूटिव को, तीनों के बीच संतुलन बना करके चलने की कोशिश की गई है। तो 25 नंबर के सवाल का आंसर 1 होगा, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आपको 26 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची जिसके अंदर 42 सब्जेक्ट मैटर को रखा गया है, इस अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगर जर्मनी की बात करो तो यहाँ से आपात उपबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और संयुक्त अमेरिका से मौलिक अधिकार को कनाडा से संघीय व्यवस्था को लिया गया है। लेकिन सवाल के अनुसार इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि समवर्ती सूची की बात करता है। 27 नंबर सवाल है आपको। 27 नंबर का सवाल कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका स्पष्ट आंसर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका से जो प्रेसिडेंटल सिस्टम है उस सिस्टम को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग इंस्पायर किए हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको 2 होगा। 28 नंबर सवाल पर हम लोग गौर करेंगे। 28 नंबर का सवाल है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, क्योंकि किसी भी सरकार की 2 प्रणाली होती है, आपको मालूम होना चाहिए, एक संसदीय शासन प्रणाली और एक राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होती है, जो मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इस तरह की जो सिस्टम है उसी को संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद वहाँ के कांग्रेस के, अमेरिका के कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो आगे 29 नंबर सवाल पर हम लोग गौर करेंगे। 29 नंबर का सवाल है, 29 नंबर के सवाल को देखेंगे। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रियम्बल के अनुसार प्रियम्बल स्टार्ट ही होता है, हम लोग को मालूम है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इन तमाम शब्दों से यह बात स्पष्ट होता है कि भारत के जो परम शक्ति है यहाँ की जनता में निहित होती है, संप्रभुता यहाँ की जनता में निहित होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही सर्वेसर्वा होता है। तो इस आधार पर भी इसका आंसर 4 आपको होगा। 30 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, जो आज के सीरीज का अंतिम सवाल होगा। 30 नंबर सवाल को देखेंगे। 30 नंबर के सवाल में भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय, फेडरल शब्द। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फेडरल का मतलब होता है केंद्र राज्य की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। इस तरह की जो शासन व्यवस्था होता है उसको संघीय शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और हिंदुस्तान के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि भारत के संविधान के अंदर अपने नेचर में संघीय व्यवस्था है, न कि संविधान में इसका स्पष्ट प्रोविजन है। तो इस तरह से इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि संविधान में कहीं भी संघीय जैसे शब्दों का चर्चा नहीं है।